में काम कर रहे हैं, हमारे पास अक्सर गायनी और ऑब्स के पेशेंट आते हैं और उनका लंप इन द ब्रेस्ट होता है। तो हाँ, हमारा स्लोगन ये होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो प्रिवेंशन है यानी बचाव जो है बीमारी का वो बेहतर है बजाय इसके कि हम उसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, बहुत तकलीफ है। तो बचाव हम और आप मिलकर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बुनियादी चंद स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ तदाबीर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप सब हेल्थ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, आपके सबके पास मरीज़ आते हैं और ख़ास तौर पर हमल की मरीज़ जब आती है तो हमल की मरीज़ का ये कंपल्सरी है कि उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए। इससे क्या होगा कि उस पेशेंट को आप खुद भी गाइड कर सकते हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और दूसरा ये उसका ये पता चल जाएगा कि कोई लम्ब वगैरह तो नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ कोई कंप्लेन लेकर आए, फीमेल आए कि मुझे दर्द होता है या स्वेलिंग होती है या मुझे गिल्टी महसूस होती है तो फिर ही हम उसका एग्जामिनेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जो मरीज़ आपके क्लिनिक पे आ रहा है, जो मरीज़ आपकी हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ सेंटर पे आ रहा है, उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो फीमेल का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उसमें कंपलसरी होना चाहिए, जो आप करेंगी और मैं करूँगी। और उसको करने का तरीका पता होना चाहिए कि हमने ब्रेस्ट के चारों क्वाड्रेंट्स में हाथ के इसके साथ पैल्पेट करना है, ठीक है। और यही तरीका हमने मरीज़ को समझाना है कि किसी भी जो है महीने में कम से कम एक दफ़ा वो अपना खुद एग्जामिनेशन कर सके। और उसको ये अवेयरनेस देनी है कि ब्रेस्ट कैंसर कितना तेज़ी से फैल रहा है। तो ये तो एक बेसिक बुनियादी बात है कि आपके क्लिनिक पर, आपके हेल्थ केयर सेंटर पर, आपकी फैसिलिटी पे चाहे हमल की मरीज़ आ रही है, चाहे गायनी की मरीज़ आ रही है, आपने और मैंने उसका एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का लाजमी करना है, पैल्पेट करना है बाकायदा, और उससे पूछना है कि कहीं दर्द तो नहीं होती, कोई गिल्टी तो महसूस नहीं होती, और फिर बाकायदा हाथ से उसको एग्जामिन करना है। ये तो होगी हमारी ड्यूटी। अब बात आती है पेशेंट की ड्यूटी की। पेशेंट को हम ये गाइड कर सकते हैं कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। उससे हमें स्क्रीनिंग करने में आसानी होती है, ये जानने में आसानी होती है कि कहीं उसकी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर उसको वो रिस्क पे है, ठीक है। तो फिर आगे हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर खातून प्रेग्नेंट है या उसके पहले बच्चे हैं तो क्या उसने बच्चों को दूध पिलाया या नहीं पिलाया। अब बच्चों को दूध पिलाना ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ये उन मरीजों को कौन बताएगा जिनको ये नहीं पता और वो समझती हैं कि डब्बे का दूध पिलाकर हमारा बच्चा बहुत सेहतमंद होगा और अपना दूध पिलाने से हमारी बॉडी शेप खराब हो जाएगी और बच्चा भी सेहतमंद नहीं होगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ है हर खातून को ये समझाना कि अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो न सिर्फ आप कैंसर जैसी मूदी मर्ज से बच सकती हैं बल्कि और बहुत सी बीमारियों से भी बच सकती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग को अगर हम इंश्योर करें हर मरीज़ में जो हमल के साथ आ रही है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, दोनों फ़ायदे होंगे। बच्चे को मुकम्मल ग़िज़ा मिलेगी क्योंकि माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूसरे नंबर पे माँ को फ़ायदा ये होगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर में सबसे पहला रिस्क फैक्टर ही यही है कि वो खातून जिसके बच्चे हैं और उसने अपना दूध नहीं पिलाया तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। दूसरा उस खातून को रिस्क है जिसके बच्चे हैं ही नहीं। जो खातून इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है उसको कई साल हो गए शादी को, उसके बच्चे नहीं हुए। जब बच्चे ही नहीं हुए तो वो बच्चों को दूध क्या पिलाएगी, तो वो भी रिस्क पे आ जाती है कि उसकी जो है लैक्टेशन हुई नहीं। तो रिस्क फैक्टर को अगर हम जहन में रखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम कैसे खातून को समझा सकते हैं। तीसरे नंबर पे रिस्क फैक्टर है फैमिली का, कि अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है। हम ये समझते हैं कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब है माँ बाप, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में फुप्पो भी आती है, खाला भी आती है, नानी भी आती है और दादी भी आती है। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपने उससे बाकायदा पूछना है कि तुम्हारी किसी खाला को, किसी फुप्पो को, किसी नानी दादी को या अम्मी को ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ। तो ये सब आते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। तो जब हिस्ट्री मुकम्मल हम लेंगे उससे ये सारा पूछेंगे और उसके बाद जब हम उसका खुद एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका एक दफ़ा झिझक जो है वो दूर हो जाएगी। उसको आप समझा देंगे कि कैसे एग्जामिनेशन करना है। अगर थोड़ा से भी गिल्टी महसूस हो या कुछ नॉर्मल महसूस हो तो आपने फ़ौरन चेक करवाना है। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और इनका फ़ायदा ये होता है कि हम जल्दी अगर हम डायग्नोज कर लें, अर्ली स्टेज पर अगर ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी आसान है और उसका सर्वाइवल रेट भी 90% से अबव है। लेकिन वही मरीज़ अगर घर में बैठी रहती है और वो समझती है कि ये गिल्टी जो है इसको मैं कोई, वो लोग जो हमारे यहाँ देहातों में लोग मक्खन लगाते हैं और कोई दम बिदरू भी करवाते हैं कि जी हमने डॉक्टर को हाथ नहीं लगवाना, कोई धात नहीं लगवानी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना क्योंकि ये बढ़ ना जाए। तो ये जो मिथ हैं हमारी सोसाइटी में, इनको दूर करने में आप और मैं बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कि देखें जो अल्ट्रासाउंड है वो इसको डायग्नोज करने के लिए है।
अगर हम कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं या हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं। तो आप उनको ये मना ना करें कि वो जो अपने लोकल टोटके कर रही हैं या दाम दरूद करवा रही हैं, क्योंकि अगर हम फ़ौरन मरीज़ को मना कर देते हैं ना कि ना 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 बीबी ऐ ना करें, तो फिर वो और ज़्यादा पीछे हट जाती है कि डॉक्टर को तो मेरी बात समझ ही नहीं आई, इनको तो मेरी बात समझ ही नहीं आई। तो आपने उनसे कहना है कि आप जो अपने घर में लगा रही हैं मक्खन वो भी लगाती रहें, दाम दरूद भी करवाती रहें। पेशेंट को काउंसल करने का ये तरीका होता है कि आप उससे कहें कि जो आप घर में कर रही हैं उससे मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हमारा इलाज ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर ये बीमारी फैल गई तो आपकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को किसी तरीके से समझा के काउंसल करके उसको इस इलाज की तरफ लेकर आना, एक दफ़ा जब बीमारी हो जाती है। फिर बात आती है कि हमारे पास एज अ टर्शियरी केयर सेंटर में गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं जो लास्ट स्टेज पे होते हैं। उनमें क्या होता है कि इतनी ज़्यादा खून की कमी होती है कि हमें तीनों हॉस्पिटल, जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ से मरीज़ रेफ़र किए जाते हैं कि पहले इनकी खून की कमी पूरी करें, फिर हम इनकी कीमोथेरेपी करेंगे या रेडियोथेरेपी करेंगे या इनका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो खून की कमी की वजह से उनका ट्रीटमेंट रुक जाता है। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं कि अगर एक मरीज़ देखें उसको एक इतना कैंसर जैसी गंदी बीमारी लग गई है, तो ये ऑब्वियस है कि उसको खून की कमी हो जाएगी। तो उस कमी को हम खुराक से पूरा नहीं कर सकते, हमें साथ कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अक्सर तो मरीज़ों को हमें ब्लड की ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं क्योंकि वो आते ही इतने ज़्यादा एनीमिक होकर हैं। तो हम एनीमिया को सोसाइटी के लेवल पे, हमारे लोकल लेवल पे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो ये बहुत ज़रूरी है कि हर खातून जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे आ रही है हम उसको क्लिनिकली देखें कि उसको पैलर है, यानी कि वो जो हम आँख पे देखते हैं या हाथ पे देखते हैं, और उसके बाद प्रोफाइलेक्टिकली हम उसको आयरन के सप्लीमेंट्स दें, क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा है किसी भी बीमारी में, और हमल की खवातीन में तो वैसे ही हमने देना होता है। तो ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं कि कैंसर का पेशेंट है और अगर वो एनीमिक है तो उसका इलाज जो है वो रुक जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि जब तक वो फिट नहीं होता उसका इलाज नहीं होता। तो उस इलाज को करवाने के लिए ज़रूरी है कि उसको एनीमिया ना हो, उसको खून की कमी ना हो। और खून की कमी की खवातीन में ज़्यादा शिकायत पाई जाती है। मोर देन 70% हमारी खवातीन जो इस पाकिस्तान में हैं वो एनीमिक हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप सब जानते हैं कि एक तो खुराक की कमी, खवातीन ये समझती हैं कि अंडा और गोश्त तो जो है वो बहुत गर्म ग़िज़ाएँ हैं कि हमें नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा जो पीरियड्स का उनका फ्लो अगर ज़्यादा हो उस वजह से भी एनीमिया हो जाता है, या अगर उनके पेट में कीड़े हैं तब भी खून की कमी हो जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को जो है उसको ट्रीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुराक के ज़रिए भी हम उन्हें काउंसल कर सकते हैं कि अच्छी ग़िज़ा लें जिसमें कि आयरन हो, जैसे कि गोश्त है, अंडा है, पालक है, गाजर है, ये सारी जो आयरन कंटेनिंग डाइट है, कलेजी है, खजूर है, ये आप उनको बता सकते हैं कि ये खुराक लेने से आपको खून की कमी नहीं होगी। और दूसरा फिर सप्लीमेंट्स हैं जिनमें कि आयरन सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो सेंगोबियान है या पैरासल्फेट है, ये भी इसी काम के लिए यूज़ होता है कि हम उसको उसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज में भी दे सकते हैं और थेराप्यूटिक डोज में भी दे सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये जो कुछ स्लाइड्स हैं, असल में मेरा मकसद सिर्फ स्लाइड्स पढ़ना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस देना है। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और इसका आपस में क्या लिंक है। तो ये आप देखें, मोर देन 70% हमारी आबादी की जो खवातीन हैं वो डेफिशिएंट हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नेक्स्ट ले जाइएगा। तो इसकी अब आप कैटेगरीज देख लें, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये आपको मरीज के सिम्टम से भी अंदाजा हो जाता है। जो मरीज थकावट का कह रही है कि मुझे बहुत, मैं थकी थकी रहती हूँ, मेरा काम में दिल नहीं लगता और मैं बहुत फोकस नहीं कर पाती, वो माइल्ड है। और सीवियर एनीमिया में उसका सांस चढ़ जाएगा, दिल की धक 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 तेज हो जाएगी और वो उसको चक्कर आएंगे। तो ये उसकी कैटेगरीज उसकी सिम्टम से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट। अब काज आपको जैसे मैंने बताया, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा खून जा रहा है या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून चला गया उसका, या उसकी प्रेगनेंसी में और ड्यूरिंग जो वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उसमें भी डिमांड बढ़ जाती है कि आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और एब्जॉर्प्शन पुअर हो। अब ये देखें, ये डिफरेंट काजेज़ हैं कि ब्लड लॉस कहाँ से होता है। उसको कोई एक्सीडेंट हो गया है पीरियड्स में, या उसको हेमराइड्स हैं, या अंदर ब्लीडिंग हो रही है, या डिलीवरी है। नेक्स्ट। और जब डिमांड बढ़ती है, यानी कि प्रेगनेंसी में, हमल में, दूध पिलाने के दौरान, या यंग जो बच्चियां हैं उनमें भी एनीमिया हो जाता है कि पीरियड नए नए शुरू हो रहे होते हैं, उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, कभी ज़्यादा आ रहे हैं कभी कम, तो उनमें भी खून की कमी हो जाती है। अब ये डाइटरी में खुराक बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ खवातीन जो हैं वो कहती हैं अंडा नहीं खाना गर्म है, गोश्त नहीं खाना गर्म है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि क्या खुराक है जो आयरन रिच है। पॉवर्टी भी इसकी एक वजह है, ज़ाहिर है, गुर्बत को हम उसको इनकार नहीं कर सकते। कुकिंग प्रैक्टिस, पका पका के भून भून के पालक खाएंगी तो वो उसका आयरन ख़त्म हो जाएगा। तो सैलड खाना बहुत ज़रूरी है। कच्ची सब्जियां खाने से एनीमिया कवर होता है।
इम्बैलेंस डाइट और पुअर। इम्बैलेंस डाइट में जो अच्छे पॉवर्टी नहीं है, जो खाते पीते घराने हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें कोई आयरन नहीं होता। नेक्स्ट, सेकेंडरी में इन्फेक्शन हैं। आपको पता है हमारे यहाँ मलेरिया, डेंगू वायरस, ये सारे इन्फेक्शन, पेट में कीड़े होना, अमीबियासिस, ये सारे इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से वो जो खून है उसको चूस लेते हैं गट में से। नेक्स्ट, ये सिम्टम्स आ गए, जैसे कि मैंने बताया, आप मरीज की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या तकलीफ होती है। अगर उसको ये फटीग है, थकावट है, लेथार्जी है और उसको किसी काम में दिल नहीं लग रहा, घर का काम करना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये माइल्ड सिम्टम है। और सीवियर में क्या होता है कि उसको शदीद दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो कहती है मुझे मेरा दिल खड़ 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 करता है और मेरी सांस चढ़ जाता है मैं थोड़ा सा काम करूँ तो। और इवन एनीमिया की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। सीवियर एनीमिया में हार्ट फेलियर का रिस्क होता है। नेक्स्ट, ये इसके साइंस हैं जो आपने पेशेंट पे देखने हैं कि उसको उसका रंग पीला हुआ होगा और उसकी जबान को आप देखेंगे तो वो भी चेंज होगा, कलर, नेल्स का कलर चेंज होगा। लेकिन मेनली आप हाथ देखते हैं और अपने हाथ से कंपेयर करते हैं कि अगर उसका हाथों में पिंकिश कलर नहीं है या आइज के नीचे से क्लीरा में देखते हैं तो वो पैलर होती है। नेक्स्ट, रेफर जो पेशेंट होता है उसकी मेन सिम्टम क्या होती हैं? स्किन की, रिस्पायरेटरी सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम की या जीआई सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारी सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं कि उसके नाखून उखड़ने शुरू हो जाएंगे, नाखून कमज़ोर हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। कैल्शियम और आयरन के ये मिलते जुलते सिम्टम होते हैं। इसमें स्पून शेप नेल हो जाते हैं, यानी चम्मच की तरह नाखून हो जाते हैं, अंदर तो घुस जाते हैं। ठीक है, और पहले मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट, फेस में क्या होगा? फेस भी येलोइश उसकी टिंज आ जाएगा और कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा और पाम और सोल में हम देख लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कलर तब चेंज होगा जब 50% उसकी हीमोग्लोबिन का लेवल लो चला जाएगा और 7 ग्राम से नीचे एचपी चली जाएगी। नेक्स्ट, ये भी सिम्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। ये मेनली यही है कि वो उसको सांस चढ़ जाएगा और दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। नेक्स्ट, और ये है न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि उसको सर में दर्द रहेगा, नींद नहीं आएगी, मूड में चिड़चिड़ापन रहेगा खून की कमी की वजह से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो सकती हैं एनीमिया की वजह से। और वे पेशेंट जो हैं जिनको खून की कमी होती है उनको पीरियड्स आते ही नहीं है खून की कमी की वजह से। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है। वो खवातीन जो घर का काम करना चाह रही हैं या वर्किंग लेडीज हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती। नेक्स्ट, अब आपने इसका स्कोर करना है तो वो बिलो एवरेज उसका काम होगा, नॉर्मल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होगी। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है ड्यू टू एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिलीवरी के टाइम पेशेंट आप रेफर करती हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया है या पीपीएच में चली गई है, तो आप देखें ऑलरेडी उसके खून की कमी है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी तो माँ की डेथ हो सकती है और या वो इतनी सीरियस हो सकती है कि उसको आईसीयू में दाखिल कराना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले से खून की कमी ना हो। नेक्स्ट, प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? जैसे कि मैंने बताया, उसको खुराक आप बताएंगे कि कौन सी खुराक अच्छी है, उसको अवेयरनेस कौन देगा? हम और आप मिलकर उसको अवेयरनेस देंगे। और डायग्नोज इंपॉर्टेंट है कि उसको क्लिनिकली डायग्नोज करना, हिस्ट्री और सिम्टम्स और साइंस की बिना पर डायग्नोज किया जाए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस अब बहुत आसान हो गया, जैसे हम ग्लूकोमीटर पे ग्लूकोज चेक करते हैं स्टिप की मदद से, उसी तरह आप एचबी हीमोग्लोबिनोमीटर मिलते हैं, वो आप अपने सेंटर पे रख सकते हैं। बहुत सस्ता सा आला है, छोटा सा, जैसे ग्लूकोमीटर होता है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं अपने उस पर बैठ करके इसकी एचबी कितनी है। अच्छा, आयरन की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं? ये चार्ट आपको बता रहा है कि 10 to 20 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल एलिमेंटल आयरन चाहिए एक खातून को, जो कि वो खुराक के जरिए पूरा नहीं करती, तो हमें उसको आगे से सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। और प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, 20 to 40 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट, आयरन रिच फूड में मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, कलेजी है, गोश्त है, अंडे हैं, और ये जो जितने दानेदार वो हैं, जैसे लोबिया के बीज होते हैं, रेड बीन्स होते हैं ये, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेकिन ज़्यादा पकी भी नहीं, कच्ची सब्जियाँ। नेक्स्ट, अब दो टाइप्स के आयरन है, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। हीम आयरन में सारा मीट आता है, गोश्त आता है, और नॉन हीम आयरन में आपकी सब्जियां और ये एग्स आते हैं। नेक्स्ट, 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 कौन सी खुराक है जो इनहिबिट करती है, मना करती है आयरन एब्जॉर्प्शन को? अक्सर खवातीन आपसे पूछती होंगी